दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पलपल राजस्थान की विशेष सीरीज न्यूज़फुल में। न्यूज़फुल एक ऐसी सीरीज है जहां हम सभी काम की खबरें दिखाते हैं। तो आज इस सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महंगाई को लेकर। महंगाई भारत की आज़ादी के बाद से एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर हमेशा बात होती रही है। हमेशा हम लोग यही कहते आए हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। पर आज तक हमने महंगाई को ठीक से समझा नहीं है, इसके सभी तथ्यों और पहलुओं को जाना नहीं है। इसी पे आज बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मनीष जी जोशी, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है। आज हम उनसे जानेंगे कि महंगाई क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका प्रभाव क्या है और हम उससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम उससे कैसे अपने पैसों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो मनीष जी, आपका स्वागत है। पलपल राजस्थान चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बढ़िया बात है ना, इतने अच्छे टॉपिक्स के ऊपर और इतनी ज़्यादा महंगाई के टाइम में मेरे को ये मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और आपकी टीम को। मैं मनीष जोशी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एमपी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पिछले 12 से 13 वर्ष हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर मैंने लोगों को महंगाई से जीतना सिखाया है और अपने पैसे का सदुपयोग करना सिखाया है। आज हम इन्फ्लेशन पे बात करने वाले हैं, उसके ऊपर एक एक करके टॉपिक्स के ऊपर आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। कौन सी देश की कैसी कैसी महंगाइयां हैं और महंगाई को बीट कैसे की जाती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, म्यूचुअल फंड्स क्या क्या हेल्प करता है, गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लाभदायक है। बहुत सारे गवर्नमेंट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट के प्लान हैं और उनको कैसे कैसे महंगाई को बीट किया जा सकता है। सर, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि भारत में महंगाई का अस्तित्व कब से है? यह भारत में महंगाई कब से चल रही है और ऑफिशियली कब से रिकॉर्ड होने लगी है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। महंगाई तो कह सकते हैं कि रामायण महाभारत से लेते 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 देश जब से चल रहा है तब से महंगाई चली रही है। महंगाई जब से शुरुआत हुई दुनिया की तब से महंगाई चली रही है। हर वस्तु की कीमत धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। पर जब से हमारे पास जो आंकड़े आए हैं या हम कह सकते हैं रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, वो 1958 से हमने उनको, जहां तक मेरे नॉलेज के हिसाब से है, हो सकता है कि और भी ज्ञातक है, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हों, और मेरे को जहां से नॉलेज है वहां से 1958 से महंगाई रेट इन्फ्लेशन को हमने काउंट करना आंकड़ों के रूप में शुरू किया। और अगर ये माने कि उस दिन अगर मैं 100 रुपए, उस टाइम मेरे पास 100 रुपए होते, तो आज उसी 100 रुपए से जो सामान खरीदना है मेरे को, और कितनी महंगाई बढ़ी, तो 8,516 रुपए चाहिए उसी 100 रुपए में जो सामान मैं खरीद पा रहा था। उस टाइम अगर मैं 100 रुपए में पेट्रोल, घी, शादी ब्याह खर्चे सारे में कर लेता, तो आज वही खर्चा मुझे उस 100 रुपए के अगेंस्ट कितना चाहिए, 8,516 रुपए चाहिए। और ये महंगाई रेट धीरे 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 करते हुए बढ़ती गई। ये विगत वर्षों में 5 से 6% के आसपास महंगाई रहती है। अभी इन 2 साल के अंदर, जैसे कोरोना हो गया, एकदम महंगाई बढ़ी, कुछ बिजनेस नहीं चले, तो अभी जो इन्फ्लेशन रेट है पिछले 1-2 साल के अगर आंकड़े देखें तो 9%, 9.25% के आसपास महंगाई बढ़ रही है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि फरवरी के जो लास्ट आंकड़े आए उसमें 12-12.25% एकदम महंगाई बढ़ गई है। और अभी तो हमें लग ही रहा है कि पेट्रोल धीरे 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 करके ना कहीं 100-150 रुपए पहुंच नहीं जाए, एक साथ नहीं बढ़ के धीरे धीरे बढ़ तो रही है। और ये महंगाई बहुत फास्ट भाग भी रही है और महंगाई के साथ साथ हमें अपने इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ाने पड़ेंगे। और जैसे भारत की महंगाई तो इस रेट में, रूस की महंगाई देखें तो 6% के आसपास है, अमेरिका में 2%, चाइना में 2-3% ही है। तो वहां की इन्फ्लेशन इतनी नहीं बढ़ रही जितनी भारत की महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसा कि सर आपने अभी बताया कि 1958 में जो सामान हम 100 रुपए में खरीद लेते थे, आज उसको खरीदने के लिए 8,516 रुपए चाहिए होते हैं। तो आप हमें बताइए कि सर महंगाई हमारी परचेसिंग पावर को कैसे कम करती है, और महंगाई हमारे जो पड़े हुए पैसे हैं, यानी कुछ लोग जैसे पैसों को संग्रहित करके रख देते हैं, गाड़ देते हैं या कहीं छुपा देते हैं, तो वो पड़ा हुआ पैसा पर महंगाई क्या प्रभाव डालती है? आप पूरी तैयारी करके आए हैं साहब, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे भी जवाब देने में परफेक्ट मजा आ रहा है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि साहब मेरा जो नोट संग्रहित करने की आदत हो गई, अलमारी में रखने की आदत हो गई है, तो सर मैं थोड़ा सा एक बताता हूं। अगर मैं 1 लाख रुपया करीब 1990 में 1 लाख रुपया अलमारी में रख देता और उसको मैं हर साल लेना नोट को देखता तो 1 लाख रुपए दिख रहा था मुझे, क्योंकि मैंने उसको ना बड़े पैक करके रखा था, गिन भी बराबर रहा था कि नोट कम तो नहीं हो रहे थे, नोट बराबर थे, अलमारी में नोट रखे हुए हैं, नोट खराब नहीं हो रहे हैं। फिर भी मैंने उन नोट को उसको रेट वाइज देखा कि आज उस 1 लाख की वैल्यू क्या है। आप सर ये आंकड़ा देखेंगे तो बड़ा घबरा जाएंगे कि यार मेरे अलमारी में 1 लाख रुपए रखा और अपने आप दिमाग खा लिए, जो दिमाग दिख नहीं रही है। तो छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ।
1990 में 1 लाख रुपए रखे हैं तो 2000 के अंदर वो 53,000 रुपए हो गए। अच्छा, है ना, सिर्फ 10 साल के अंदर वो 1 लाख रुपए 53,000 हो गए। और देखिए सर, यही महंगाई रेट उसको 2010 के अंदर 29,011 रुपए बचे है नोट बराबर है, गिन रहा हूं मैं, हर साल चेक भी करता हूं, कोई बच्चा निकाल तो नहीं रहा, पर 2010 के अंदर देखा 29,011 रुपए हैं और 2020 में तो 15,626 रुपए ही बचे हैं। और अभी लास्ट की जो महंगाई देखे ना, कि अगर वो 1 लाख रुपए आज गिनो तो 14,000 रुपए है उसकी मार्केट वैल्यू। अब आप सोचो सर कि जो 1 लाख रुपए मेरी अलमारी में रखा हुआ है, आज उसको निकाल के मैं खर्च करने जाऊंगा तो मात्र 14,000 रुपए उसका वैल्यू है। जो चीज मैं 1 लाख में पहले 1990 में खरीद पा रहा था, वो आज मैं करीब करीब खरीदने जाऊं तो उससे जो माल आना है उसे 14,000 जितना ही माल आना है। अब बात करें कि सर पुराने जमाने में नोटों को संग्रहित नहीं किया जाता था। पुराने जमाने में अशर्फिया, गोल्ड, चांदी, इनको दबाने से पीछे शायद मुझे लग रहा है कि मेरे दादा दादी को भी पता था कि नोट की वैल्यू, जब नोटबंदी हुई ना तो हमें समझ में आ गया कि जो 500 हजार का नोट कचरे के डब्बे में था, तो वो नोट इंपोर्टेंट नहीं बचत है गोल्ड और सिल्वर, जो उस टाइम लोग खजाना खोद के डाल देते थे कि वे 15 साल 50 साल बाद भी निकालेंगे ना तो वो महंगाई को बीट करती हुई रहेगी। तो ये हमारे पूर्वज दादाजी के टाइम से समझ में आ रहा है कि हमें सोना चांदी जैसी ऐसी चीजें जो महंगाई को बीट करती है उसको संग्रहित करना चाहिए, ना कि नोट को संग्रहित करना चाहिए। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले के लोग काफी समझदार थे, जो नोट और सिक्कों के बदले उसको धातु में सोने या चांदी के रूप में उसको संग्रहित करते थे और समय के साथ उनकी वैल्यू बढ़ती रहती। पर आज का जो मॉडर्न कल्चर है, इसमें ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम पैसा रख सकते हैं, वो सुरक्षित भी हो और रिटर्न देने वाला भी हो, तो उस पर आप थोड़ा बताइए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले हमारे पास सोना चांदी छुपाने की जगह भी थी, चोरी उचक्के भी कम थे, बैंक लॉकर्स सुविधा नहीं थी, बट अभी जो नया ट्रेडिशनल आ रहा है कि महंगाई को बीट करने के लिए इक्विटी मार्केट इज द बेस्ट रूट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अभी हम देखेंगे कि ना इक्विटी मार्केट, तो कई सारे जन कहते हैं कि सर कौन सा शेयर लें, कौन सी इक्विटी मार्केट डालें, तो कई सारे एग्जांपल सामने भी आए हैं कि सिंटेक्स की बात करूं, जो 400-500 रुपए का शेयर था वो 75 पैसे का है। तो हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कौन सा इक्विटी फंड में पैसा रखना चाहिए, एक्चुअल में कौन सा शेयर चलेगा, क्या रिलायंस पावर डालें या रिलायंस इंडस्ट्रीज डालें। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, आज लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल में पैसा हमें कहां डालना है, हम पूरा समय भी नहीं दे पा रहे हैं। तो उन सबके सामने एक आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है सर, ये सेबी के अंदर आती है। सेबी का सारा काम होता है इसको पूरे को सुरक्षित रखना। जैसे रिजर्व बैंक के लिए रिजर्व बैंक के लिए ना आपका रिजर्व बैंक है, सारे बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक रहता है, और इंश्योरेंस के ऊपर IRD रहती है, और ट्राई अलग अलग कंपनी। ऐसे म्यूचुअल फंड्स के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए सेबी होता है। सेबी गवर्नमेंट की एक संस्था होती है जो उस पैसों का लेन देन का पूरा देख रेख करती है। इसमें मेरे लोगों से आग्रह है, कभी भी आपका छुटकुट जो कंपनियां हैं जो लोगों का पैसा लेके डूब जाती हैं, गायब हो जाती हैं, या जो लोग ज्यादा लुभावने ब्याज दिखा के लोगों से पैसा हड़प लेती है, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बट म्यूचुअल फंड ऐसी चीजें जहां पे सेबी उसका देख रेख करती है, हर कंपनी का लेन देन क्या होता है क्या नहीं होता है, कंपनी ने कोई आपसे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के बारे में बात करी है तो उसके बारे में सेबी उसका पूरा ध्यान रखती है। अब बात करें कि म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन को कैसे बीट करती है, तो समझने के लिए बता देता हूं कि इक्विटी मार्केट का पिछले 30 साल में गोल्ड का रिटर्न 8% कर रहा है, वहीं बैंक एफडीज का रिटर्न 5 से 7% के बीच रहा है। कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है तो लोगों ने कभी ये नहीं देखा, आप विश्वास माने कि जब भी पेट्रोल का भाव, गैस का भाव, किसी भी चीज का भाव बढ़ता है, लोग स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, बताते हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। पर आज तक कभी किसी ने बोला कि बैंक का इंटरेस्ट रेट 9% का बैंक इंटरेस्ट रेट आज 5% हो गया है। सेविंग का जो 4% एसबीआई बैंक 4% जो दे रहा था वो आज 2.5% हो गया है। कभी किसी लोगों ने उसके ऊपर नाराज नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए, जबकि वहां पे भी अगर कहते थे नहीं साहब एफडी की रेट बढ़ाओ, महंगाई बढ़ गई, एफडी बढ़ाओ, तो उस पर हमने कभी बात की नहीं। और हमने सिर्फ यही बात करी कि पेट्रोल बढ़ गया, कभी ये नहीं देखा कि हमारे जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो घटता जा रहा है। कभी इस लोगों ने कभी अपने पैसे के बारे में कभी चिंता की नहीं। म्यूचुअल फंड क्या करता है सर कि पर्टिकुलर एक कंपनी में नहीं लेके 35 कंपनियों में पैसा आपका डिवाइड कर देता है। उसमें भी सर अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए हैं। अगर अपन बात करें कि नहीं सर मेरे को ना रिस्क कम चाहिए, तो बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड रखे गए जहां 50% डेट 50% इक्विटी, जहां पैसा आपका सेफ भी रहेगा और एफडी को बीट भी करता है, एक प्रकार से इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। ठीक है,
दूसरा आता है लार्ज कैप कंपनी। ब्लू चिप कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़ी कंपनी 10,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां होती है उन्हें लार्ज कैप कंपनियां कहा जाता है, जिसमें आपका पैसा है ना ग्रोथ धीरे धीरे होगी पर सुरक्षित भी रहेगा। 14-15% के रिटर्न्स आज तक देते आए हैं। उसके बाद आता है मिड कैप सेक्टर, फिर स्मॉल कैप कंपनी। सर अगर आपको एसआईपी करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, बच्चों के लिए करनी है, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए करनी है, तो एसआईपी स्मॉल कैप मिड कैप में करें। लमसम पैसा, एज कम है, 15 साल 5 साल के लिए पैसा है, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसे को अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ, मैं तो कहूंगा मेरे साथ, पर मेरा कहना मतलब किसी भी एक्सपर्ट के साथ जो आपके पड़ोस में है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ बैठें, बातचीत करें और आप विश्वास माने सर, हम अपने शादी के लिए कौन सी लड़की लेनी है, कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बेटा कौन सा स्कूल में पढ़ाई करेगा, अब सबकी प्लानिंग करते हैं। पर आप विश्वास माने जो पैसा आपके पास है, जो आपके भविष्य में काम आने वाला है, जो आपके हर संकट मोचन हनुमान जी की तरह काम आने वाला है, उस पैसे पे हम कहीं बैठ के प्लानिंग नहीं करते सर। मेरा आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि जो पैसा हम कमाते हैं उसमें से कितना बचत करनी चाहिए और बचत क्यों करनी चाहिए और कौन सा पैसा इन्फ्लेशन को बचाता, इन्फ्लेशन को बीट करेगा, हम उस महंगाई से जीत पाएंगे। जब तक कहते हैं ना सर कि हमारे शरीर में अगर ना बुखार आ गया तो एंटीबॉडीज लेते हैं, तो इन्फ्लेशन एक प्रकार की बीमारी है और उसके लिए एंटीबॉडीज है म्यूचुअल फंड की एसआईपी, लमसम एसआईपी। सर देखिए बैंक में जो बचत होती है, बैंक में या छोटी मोटी कोई भी, आजकल सब कंपनियां बंद कर दी हैं, हम जो बचत की बात करेंगे वो बैंक में ही होती है। बैंक के अंदर हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इनमें जो आरडी एफडी जो बचत करते हैं वो छोटे छोटे अमाउंट बचत तो कर रहे हैं, पर जो बचत जो कर रहे हैं पर ये नहीं देख रहे हैं कि महंगाई तो 5-6% की है। आज इस साल की अगर महंगाई देखें तो 9% की महंगाई रेट है और बचत हुई है 5-5.5% की। अब मैं समझाता हूं सर कि बैंक की एफडीज में अगर मैंने 1 लाख रुपए रखा है और वहां पर बैंक ने 5.25%, 5.5% बैंक ने आपकी इनकम में जोड़ दिया, उस पर टैक्स और ले लेती है सर। ये चीजें लोग टैक्स के नाम से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बैंक में मैंने 1 साल की एफडी करी, 5 साल की एफडी करी और उसमें क्या वो पहले साल में 5,000 रुपए बने, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, आप पैसे का यूज नहीं करेंगे, तब तक आपको टैक्स नहीं देना होता है। अभी 2018 से पहले तो वो भी टैक्स फ्री था, पर अभी 2018 के बाद जब टैक्स लगने लगा है तो वो भी बहुत कम है। 1 लाख रुपए तक आपकी इनकम टैक्स प्रॉफिट के बाद भी 1 लाख रुपए फ्री है और उसके बाद जो आपकी इनकम हो रही है वो आपको 10% पे ही देनी है। आप 30% स्लैब में हो सर, फिर भी 10% ही टैक्स देना है। कितनी अच्छी बात है कि बैंक में एफडी रखी है उसमें 30% टैक्स देना है, और जबकि यहाँ म्यूचुअल फंड में आपको चाहे कितनी भी इनकम हो जाए तो भी 10% ही देना है। सर जैसे कि आज हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी के ऐड में आता है म्यूचुअल फंड सही है, ये लोगों में जिज्ञासा तो पैदा कर रहा है, पर आज भी उन्हें सर ऐसा लगता है कि ये कोई एक बहुत बड़ी बात है। उनमें इच्छा तो है करने की, पर उनमें एक डर सा है, उन्हें लगता है कि शायद ये बड़े लोगों के लिए है, ये हम आम लोगों के लिए नहीं है। तो सर आप इसमें आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सभी के लिए सुरक्षित है और सभी के लिए है? आम मतलब मैंगो हो गया, वो हो गया फल का राजा। तो अपन समझाते हैं कि आम आदमी मात्र 1,000 या 500 रुपए से भी महीने की बचत से निवेश कर सकता है। चाहिए क्या होता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो और चेक। ये हम कहते हैं केवाईसी बनाना होता है। केवाईसी बनाने के बाद म्यूचुअल फंड इसमें रजिस्टर्ड कर देता है और उसमें आपके हर महीने बैंक से बकायदा हर महीने पैसा निकलता रहेगा। छोटा छोटा पैसा सर कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं पड़ता है। उदाहरण के रूप में समझाने के लिए मेरा ये है कि मेरी वाइफ मेरे बच्चे को बार बार कहती है कि यार अपना बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, वो छोटा है, वो छोटा है। करते करते एक दिन मामा आ गए। मामा ने आके बोले कि यार दीदी वो अपना बेटा दिख नहीं रहा है। मेरा वाइफ ने बोला बच्चा बाहर खेल तो रहा है। बोले अरे इतना बड़ा कब हो गया? तो ये जो बचत है ना, ये भी ऐसी ही बचत है जो एकदम दिखती नहीं है, पर 2-3 साल 5 साल बाद तक देखेंगे ना तो उसका जो आनंद आएगा ना, वो उसी का एक आनंद है। तो सर क्या महंगाई का भविष्य क्या हमारे पीछे रहने वाली है? ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ सस्ता कर दिया जाए, लोगों के ताना है कि बहुत से नोट बांट दिए जाएंगे तो महंगाई गायब हो जाएगी, तो इस पे आपका क्या कहना था? सर आपकी बात से पहले मैं एक अच्छे से बात से बता देता हूँ। लोग दुखी किससे होते हैं? जो हमारे हाथ में नहीं है। बहुत तेज सर्दी पड़ी इस बार, लंबी सर्दी पड़ी, लोगों ने बोला यार सर्दी बहुत ज्यादा, कुछ करो, उससे दुखी हो रहे लोग। फिर गर्मी बढ़ रही है, उससे दुखी हो रहे हैं। फिर बारिश हो रही है, अरे लेट हो रहा हूँ, भगवान बारिश बंद कर दे। तो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है ना सर, कभी उनके ऊपर अपन ना फोकस करके जो हमारे हाथ में उसे फोकस नहीं करते हैं।
आज हम कहते हैं कि यार कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ये सफाई नहीं कर रहे हैं, ये देश का ये नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अपने घर से शुरुआत क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं सफाई कर रहे? हम क्यों नहीं है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे? हम क्यों नहीं अपनी बचत को बढ़ा लें? जरूरी है कि सारे खर्चे, थोड़ा खर्चा लिमिट में कर लें। एक साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, तो उसमें बताया गया है कि ना जो आप खर्चा कर रहे हैं ना सर, आप अपनी बचत अपने लिए जो खर्चा करेंगे ना तो वो चलेगा। सिर्फ दिखाने के लिए जब भी खर्चा करोगे तो वो महंगा ही होगा। आज मेरे को घर चाहिए, 2 रूम लेटरिन बाथरूम किचन का घर चाहिए, तो ऑब्वियसली बनना है। सिर्फ दिखाने के लिए कि नहीं मेरा स्टेटस ऐसा है तो मैं ज्यादा लोन लेके, लोगों से पैसा लेके, उधार लेके, बड़ा चीज दिखाने के लिए, बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए जो खर्चा करूंगा ना वो मेरे को परेशानी ही करेगी। हमें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। को कबीर का दोहा भी है कि मैं देखने चला दुनिया को, सबको बुरा आदमी ढूंढने को चला, आके देखा तो आईने में अपना ही चेहरा नजर आया। मतलब कि सर दुनिया में सबको ढूंढना, सबके इन्फ्लेशन रेट्स ये नहीं करने से अच्छा है कि आप क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप क्या करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, प्लानिंग के साथ चलेंगे ना तो निश्चिंत ही अपन जीत पाएंगे। तो आप निश्चिंत होके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, कि भी छोटे छोटे इन्फ्लेशन, गोल्ड में भी, आजकल गोल्ड में एसआईपी कर सकते हैं, सिल्वर में एसआईपी कर सकते हैं। अपनी बिटिया के लिए, शादी के लिए अगर गोल्ड चाहिए मुझे कि ना भाई 10 तोला सोना चाहिए, तो आज से थोड़ा थोड़ा निवेश करें, गोल्ड के रूप में इन्वेस्टमेंट करें, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें, सारी चीजें पेपर में करें, कोई दिक्कत नहीं है। सर लास्ट जाते हुए आप हमारे दर्शकों को और कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पल पल राजस्थान चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जब भी हम टीवी चालू कर रहे हैं तो कहीं यूक्रेन का धमाका लग रहा है, कहीं चुनाव की बातें चल रही हैं, कोई भी इतनी अच्छी बात जो महंगाई को लेके चल रही हो, बचत को लेके चल रही हो, जो पहल इन्होंने की है, उसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।